हम्म, पिछले जो वीडियो था के अंदर हमने देखा था नैतिकता और नीति शास्त्र का उद्गम। आज हम पढ़ेंगे नीति शास्त्र की और नैतिकता की परिभाषा। पिछली बार नैतिकता और नीति शास्त्र के उद्गम के साथ ही हमने समाज, संस्कृति और सभ्यता का स्वरूप, उसकी परिभाषाएं भी देखी थी। आज नीति शास्त्र की परिभाषा से प्रारंभ करते हैं और नीति शास्त्र की परिभाषा जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही इनकलकेट हो जाएंगी। उन पर एक एक करके हम बात करेंगे। सामान्यतः मैंने पहले भी कहा था आपसे उस पिछले वाले वीडियो में कि नैतिकता की परिभाषा और नीति शास्त्र की परिभाषा दोनों अलग अलग हैं। पहले हम नीति शास्त्र की परिभाषा से चलेंगे और मैं ये बता दूं आपको, नीति शास्त्र जो है वो दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी की बहुत सारी शाखाएं हैं। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति शास्त्र और तर्क शास्त्र, और साथ में एक और है अप्लाइड फिलॉसफी। जब हम फिलॉसफी के तत्वमान सिद्धांतों का, ज्ञानमान सिद्धांतों का और सिद्धांतों का दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो नई नई ब्रांचेज विकसित हुई। समाज दर्शन, संस्कृति दर्शन, क्रियात्मक दर्शन, मन का दर्शन आदि, उसको अनुप्रयुक्त दर्शन कहते हैं। ये जो नीति शास्त्र है ये फिलॉसफी की एक ब्रांच है, मेन ब्रांच है, जो ह्यूमन एक्ट से और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। इसकी फिर और ब्रांचेज हुई जब नीति शास्त्र का डेवलपमेंट हुआ। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो सबसे पहली ब्रांच बनी वर्णनात्मक नीति शास्त्र, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। वर्णनात्मक नीति शास्त्र बेसिकली हम इसको नीति शास्त्र की श्रेणी में इसलिए रखते हैं कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रीति रिवाज और परंपरा जो है उनसे ही नीति शास्त्र का उद्गम हुआ। जब विभिन्न समाजों के अंदर विद्यमान विभिन्न प्रकार के नैतिक रीति रिवाज और नैतिक जो परंपराएं थी, जब उनका अध्ययन किया गया, मानव व्यवहार का अध्ययन किया गया, तो फिर एक ब्रांच बनी वर्णनात्मक नीति शास्त्र, जिसमें हम केवल इतना डिस्कशन करते हैं कि मनुष्य जो है किस प्रकार से नैतिक व्यवहार करता है, किस किस समाज में, किस किस संस्कृति में किस किस तरीके से मनुष्य नैतिक व्यवहार कर रहा है, इसका अध्ययन। जबकि और ब्रांचेज जैसे नियामक नीति शास्त्र है, उसमें हमें क्या करना चाहिए उसकी हम बात करते हैं। इसीलिए वर्णनात्मक में हम केवल ये बात कर रहे हैं कि जो वो कर रहा है, किस प्रकार का नैतिक कर्म करता है, नैतिक व्यवहार करता है, उसकी बात वर्णनात्मक नीति शास्त्र में की जाती है। दूसरी ब्रांच है इसकी नियामक नीति शास्त्र, जिसमें हम बात करते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो वो कर रहा है, एक्चुअल में वर्णनात्मक नीति शास्त्र मनोविज्ञान की शाखा है। एक्चुअल में मनोविज्ञान की शाखा है, मनोविज्ञान है कि मनुष्य, जैसा कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आज भी ये मानते हैं कि मनुष्य मूलतः जैसे स्वार्थी है, तो अपने ही स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करता है, अपने ही सुख से प्रेरित होकर कर्म करता है। तो उसके जो जो व्यवहार था विभिन्न समाजों में, संस्कृतियों में, उस व्यवहार का जो अध्ययन है, वर्णनात्मक अध्ययन, दैट इज वर्णनात्मक। पर क्योंकि वो जैसा कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो उचित कर रहा हो सकता है कि वो अनुचित व्यवहार कर रहा हो। जो वो मानते चले आ रहे हैं वो ही ठीक हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए एक ब्रांच डेवलप हुई। कुछ नैतिक विचारकों ने, दार्शनिकों ने जब सोचा, विचार किया और नए मानक और नए आदर्श स्थापित किए नैतिकता के, तब उसमें ये बात उठी कि जैसा है
और जो उसे करना चाहिए। तो वर्णनात्मक नीति शास्त्र है की बात कर रहा है, जबकि नियामक नीति शास्त्र में हम चाहिए की बात करते हैं। चाहिए की बात क्यों कर रहे हैं? कि जैसा उसे करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है। तो जब जैसा नहीं होता है तो हम चाहिए की बात करते हैं, कि जहां पर ought की बात आती है। तो बहुत सारे नियामक नीति शास्त्र में बहुत सारे सिद्धांत विकसित हुए, हम आगे बात करेंगे। फिर बात आती है कि हम मनुष्य के व्यवहार के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब हम उसके व्यवहार का, उसके कर्म का, उसके आचरण का जब मूल्यांकन करते हैं, तो हम उचित अनुचित, अच्छा बुरा, सही गलत, शुभ अशुभ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, और एक मूल्यांकन कर एक नैतिक निर्णय देते हैं। उन नैतिक निर्णयों में इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो कालांतर में एक ब्रांच विकसित हुई नीति शास्त्र की, जिसने नैतिक वाक्यों का, नैतिक कथनों का और उन कथनों में प्रयोग होने वाले शब्दों के अर्थ पर और उनकी परिभाषा पर विचार किया। दैट इज मेटा एथिक्स। इसमें बहुत सारे चिंतक हुए जिन्होंने नैतिक जो भाषा है, उस भाषा में जो कथन है और उस कथन में जो नैतिक शब्द हैं, उनका अर्थ और उनकी परिभाषा पर जब विचार किया, विश्लेषण किया, तो एक ब्रांच निकल के आई, अधिनीति शास्त्र। और फिर चौथी ब्रांच है इसकी, एप्लाइड फिलॉसफी। उसको ब्रांच अलग से नहीं कहेंगे, उसकी भी कई अनेक ब्रांच है। जब हम नियामक नीति शास्त्र के सिद्धांतों का, विभिन्न प्रकार के नियामक सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, मानक हैं, उनका प्रयोग जब विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं जीवन के, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे जैव चिकित्सा हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे साइबर एथिक्स हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, और अन्य भी बहुत सारे और क्षेत्र, जहां पर भी कानून बनाया गया राज्य द्वारा या सरकार द्वारा मनुष्य को उस सेक्टर के या उस क्षेत्र में किस तरीके से व्यवहार करना है, और यदि उस व्यवहार का वो उल्लंघन करता है तो उस पर सजा का प्रावधान किया गया है। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि जिस भी क्षेत्र में यदि वो कानून है सरकार द्वारा या राज्य द्वारा बनाया हुआ, तो ये तय मानिए कि उस क्षेत्र में नैतिकता भी लागू होती है, क्योंकि कानून का मूल आधार क्या होती है? नैतिकता होती है। जब इस नियामक नीति शास्त्र को हम प्रशासन के क्षेत्र में लागू करते हैं, या जो भी नैतिक मानक सिद्धांत आदर्श हैं, जो भी नैतिक मूल्य व्यवस्था है, उनका प्रयोग जब लोक प्रशासन के क्षेत्र में किया जाता है, तो उसे प्रशासनिक नीति शास्त्र कहा जाता है। और यही हमारा अभी विषय है मूल। बाकी सब पर भी हम कुछ कुछ आगे के वीडियोज में बात करेंगे, पर अभी हम इस पर फोकस करेंगे। तो आपने ये ब्रांचेज देखी, दर्शन शास्त्र की और नीति शास्त्र की, और उसमें भी अप्लाइड एथिक्स की ब्रांचेज विभिन्न प्रकार की। अब हम शुरू करते हैं नीति शास्त्र की परिभाषा से। नीति शास्त्र की विभिन्न नीति शास्त्रियों द्वारा अलग अलग तरह से परिभाषाएं दी गई हैं। यदि उन सब परिभाषाओं को हम एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करें, तो कुछ इस प्रकार की परिभाषा आती है निकलकर कि नीति शास्त्र या एथिक्स वह आदर्शमूलक विज्ञान है जो समाज निवसित मनुष्यों के, गौर से सुनते चलना, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है इसमें, जो समाज निवसित मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का एवं उसके चरित्र का विभिन्न नीति शास्त्रीय मानकों, आदर्शों
सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकन कर नैतिक निर्णय देता है, अर्थात उसे अच्छा या बुरा, उचित और अनुचित, सही और गलत, शुभ और अशुभ की संज्ञा देता है। अब आप इस परिभाषा को हम तोड़ते हैं। आप इसमें देखें कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है, और विज्ञान कैसा है? आदर्श मूलक विज्ञान है। विज्ञान की कैटेगरी में हम नीति शास्त्र को क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जहां भी सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स की स्थापना की बात आती है, और उन सिद्धांतों की स्थापना जब क्रमबद्ध विचार करते हुए, व्यवस्थित ढंग से विचार करते हुए, और किन्हीं मूर्त एग्जाम्पल्स को देख कर उन सिद्धांतों की स्थापना की जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं? विज्ञान की कैटेगरी में। ये ठीक वैसा विज्ञान नहीं है जैसा कि साधारणतः हम विज्ञान की परिभाषा देते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रयोग होते हैं। पर यह भी एक विज्ञान माना जाता है, क्योंकि ये नीति शास्त्रीय जो सिद्धांत स्थापित करता है, उसमें मानव के कर्मों का, उसके आचरण का, उसके चरित्र का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है, मूल्यांकन करता है। कैसा विज्ञान है? वर्णनात्मक विज्ञान न होकर, डेस्क्रिप्टिव साइंस न होकर, कैसी है? आइडियलिस्टिक साइंस है, आदर्श मूलक विज्ञान। इसको नॉर्मेटिव साइंस भी हम कहते हैं, नियामक विज्ञान। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जिन कर्मों का और उसके चरित्र का, कैरेक्टर का ये मूल्यांकन करता है, वो जिन आधारों पर करता है, वो आधार क्या है? नैतिक कोई आदर्श है, मानक है, कोई स्टैंडर्ड्स हैं, कोई क्राइटेरिया है, मॉरल क्राइटेरियाज, मॉरल स्टैंडर्ड्स, उनके आधार पर करता है। कुछ मॉरल नॉर्म्स हैं, उनके आधार पर करता है। इसीलिए इसको आदर्श मूलक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। नॉर्मेटिव नॉर्म्स। कौन से नॉर्म्स? एथिकल नॉर्म्स। अब बात आती है कि ये समाज में रहने वाले मनुष्यों के कर्मों का मूल्यांकन करता है। समाज में रहने वाले, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई मनुष्य ऐसा है जो कहीं जंगल में जाकर अकेला रह रहा है और किसी भी प्रकार का कर्म कर रहा है। वहीं जंगल में कोई भी उछल कूद चल रही है, जैसा भी वो चाहता है वैसे रहता है, चाहे वो नग्न अवस्था में रहना चाहे तो रहता है, कहीं भी वो उसको कुछ करना हो करता है। उसके कर्मों का किसी दूसरे पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा समाज के। तो ऐसे व्यक्ति के कर्मों के मूल्यांकन को ये कैसे को करता है? कैसे मनुष्य के? जो समाज में रहता है, समाज निवसित हो। क्लियर? अब समाज निवसित जो मनुष्य है, उनके भी किनको करता है? ऐच्छिक कर्मों को और उसके चरित्र को, कैरेक्टर को। कैरेक्टर किसी का हम कहते हैं अच्छा है या बुरा है। वैसे साधारणतः बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, सभी हैं हम उनमें शामिल, रोजाना पता नहीं कितने लोगों का चरित्र प्रमाण पत्र जारी करते हैं कि फला आदमी अच्छा नहीं है, फला आदमी बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते हैं उसके बारे में? कि चरित्र का मूल्यांकन करके एक निर्णय दे रहे होते हैं। हमें नहीं पता हम क्या कर दिया हमने, पर एक्चुअली में हम उसके कैरेक्टर का क्या कर रहे हैं? मूल्यांकन कर रहे हैं। ऐसे ही किसी ने कुछ किया तो उसके बारे में कहते हैं ये सही किया, ये गलत किया, ये अच्छा किया, ये बुरा किया। ये कर्मों का मूल्यांकन, ऐच्छिक कर्मों का। कौन से? ऐच्छिक कर्मों का। मैं आगे समझाऊंगा इसको विस्तार से। अभी केवल इतना समझ लें कि ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन कर और चरित्र का करता है। किन आधारों पर करता है? किन्हीं नैतिक मानक जो स्थापित हैं उनके आधार पर। अब ये जो नैतिक आदर्श और मानक हैं,
ये अलग अलग, कोई नीति शास्त्री, कोई विचारक कोई अलग मानक मानता है, कोई नीति शास्त्री कोई विचारक अलग मानक मानता है। कोई कर्मों का मूल्यांकन कर रहा है परिणाम के आधार पर, तो कोई कर रहा है उसके इंटेंशन के आधार पर, तो कोई कर रहा है उसके सद्गुणयुक्त व्यवहार के आधार पर, तो कोई कर रहा है उस व्यक्ति के कि इस व्यक्ति के इस कर्म का समुदाय पर या समाज पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, उस आधार पर। यदि समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो उसका कर्म ठीक है, और नहीं पड़ रहा तो उसका कर्म गलत है। तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। और फिर क्या देता है? नैतिक निर्णय देता है। ये जो मूल्यांकन करके क्या कर रहा है? नैतिक निर्णय दे रहा है। और ये जो नैतिक निर्णय देता है इसको क्या कहते हैं? मॉरल जजमेंट। और इस मॉरल जजमेंट देते समय ही हम क्या करते हैं? विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, उचित अनुचित, शुभ अशुभ आदि का। इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और जैसा कि पीछे बात की थी हमने, मेटा एथिक्स, वो क्या करती है कि जो निर्णय दिया गया है उसकी भाषा पर, उसके कथन पर और नैतिक शब्दों पर का क्या करती है? विवेचन करती है, विश्लेषण करती है। वो उस शाखा का काम। पर नियामक नीति शास्त्र खाली क्या करेगा? नैतिक निर्णय देता है। आ गई परिभाषा समझ में? अब जो परिभाषा हमने दी, उस परिभाषा में जो समझने वाली बात, एक शब्द का प्रयोग किया हमने। मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें समाज, संस्कृति और सभ्यता क्यों समझाया था आपको। अब महसूस हो गया होगा कि समाज क्या होता है। समाज, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि व्यक्तियों के पारस्परिक मूल्यात्मक संबंधों की या कर्तव्य बोध मूलक संबंधों की व्यवस्था जो है वो समाज कहलाती है। जब किसी समूह में मूल्यात्मकता आ जाए उसके संबंधों में, या परस्पर कर्तव्य बोध आ जाए, तब वो समूह समाज कहलाता है। इसीलिए हम समूह का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, समाज में रहने वाले मनुष्य का मूल्यांकन कर रहे हैं। अब इसका अंतर बताता हूं। समूह में कौन रहता है? मनुष्य के अलावा झुंड में प्राणी। शेर जो है प्राणी है, ये हिंसा करता है। क्या इसके द्वारा की जाने वाली हिंसा का कोई नैतिक मूल्यांकन किया जा सकता है? क्योंकि वो झुंड में रह रहा है, उसका जंगल में पशुओं के साथ रहने से और वो जो हिंसात्मक व्यवहार कर रहा है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो मनुष्य समाज में रह रहा है। हो सकता है कि एक मनुष्य ऐसा हो जो जंगल में रहता हो और कोई भी मनुष्य और साथ नहीं हो, और वो भी शेर की तरह हिंसा करके ही अपना पेट का पालन करता हो। इज इट पॉसिबल? बहुत सारी आदिवासी जनजातियों के लोग आज भी रहते हैं, बहुत इनर साइड में रहते हैं और जंगलों में शिकार करके खाते हैं। वहाँ हमारा कोई कानून व्यवस्था या सरकार और उसकी कोई भी नियम लागू नहीं हो रहे, वहाँ कर रहे हैं। तो वो उसकी हिंसा, उस ऐसे आदमी की हिंसा का भी मूल्यांकन नहीं है। कौन से आदमी की का? कौन से मनुष्य की का? जो समाज में रह रहा है, बहुत सारे लोगों के बीच में। और चूंकि उनके संबंध परस्पर कैसे मूल्यात्मक है और कर्तव्य बोध वाले हैं। आप एक स्थिति की कल्पना करो कि मान लीजिए ये बहुत सारे लोग रह रहे हैं,
और इनके परस्पर जितने भी लोग हैं सबके संबंध स्वार्थ मूलक है। सबके संबंध कैसे हैं? स्वार्थ मूलक है। क्या ये समूह ज्यादा दिन चलेगा? नहीं चलेगा ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टिकने में क्या चाहिए कि आपका व्यक्तिगत हित ठीक है, पर मुझे सामूहिक हित का भी ध्यान रख, तभी मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रख पाऊंगा, उसको चला पाऊंगा। ये नितांत स्वार्थी लोग हैं, अपने अलावा किसी की सोचते ही नहीं, तो ये समूह कभी भी समाज नहीं बन पाए। इसलिए हम किस में रह रहे हैं? एक समाज में रह रहे हैं। ठीक है। तो नीति शास्त्र किसका मूल्यांकन? समाज में रहने वाले मनुष्य का, ये ऐच्छिक कर्मों का। अब आप बात करते हैं ऐच्छिक कर्मों की। अब समझना, यहां ऐच्छिक कर्म क्यों कहा गया? ये शब्द जो दिया गया ऐच्छिक शब्द, ऐच्छिक कर्म, तो इसका मतलब कोई अनैच्छिक भी होता है। तभी तो ऐच्छिक की बात कर रहे हैं। एक तो वॉलेंट्री एक्शन, एक इनवॉलेंट्री। तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, समझना। मैं इसको क्रियाएं बोल रहा हूं, एक्टिविटीज। एक ऐच्छिक वॉलेंट्री एक्शन, और एक होता है अनैच्छिक क्रिया, इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है। ये दो प्रकार की क्रियाएं। ये जो अनैच्छिक क्रियाएं, या अनैच्छिक क्यों कह रहे हैं इसको? जिन पर हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का, हमारी समझदारी का कोई नियंत्रण नहीं है, हम जानबूझकर सोच समझकर उसको नहीं करते। उबासी आ रही है, आ गई। मुझे भूख लग रही है, लग रही है। मैं थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूं उसको, पर वो लगेगी। मेरा जो सारा का सारा बॉडी का जितना भी सिस्टम चल रहा है, जो अपने आप चल रहा है, अंदर कितनी सारी गतिविधियां हो रही हैं, सब फेफड़े अपनी जगह काम कर रहे हैं, लीवर अपनी जगह कर रहा है, हार्ट अपनी जगह कर रहा है, सब कुछ क्या चल रहा है? इनवॉलेंट्री एक्शंस। पलक अपने आप झपक रही है। कभी खुजली चलती है तो उंगली अपने आप चली जाती है, वहां पे चली जाती है ना। पसीना जब यहां से टपकता है तो हाथ अपने आप चला जाता, पता नहीं लगता। अनैच्छिक क्रिया चल रही। जैसे छींकना है, अनैच्छिक क्रिया है। पर कोरोना काल में क्या हुआ? छींको, छींक आएगी। आप यदि बीमार हो तो छींक आएगी, पर आपको करना क्या है? मास्क लगाना है। क्यों? क्योंकि उससे दूसरे को खतरा। तो वहां पर नैतिकता क्या हो गई? इन्वॉल्व हो गई। छींकने की मनाही नहीं है, पर कैसे छींकना है इसका निर्धारण हमने कर दिया। किसी को पोटी आ रही है, हर कहीं थोड़ी चला जाएगा, अब ये रुक नहीं सकती, ये तो आएगी। पर होगा क्या? कैसे जाना है, कहां जाना है, ये तय कर दिया। ऐसा थोड़ी पड़ोसी घर में जाकर करिए आओ। तो अनैच्छिक क्या है? जो हमारे बस में, जो हम सोच समझकर जानबूझकर पूर्ण विवेक से नहीं करते। पर जो सोच समझकर जानबूझकर पूर्ण विवेक से जो क्रिया कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? ऐच्छिक क्रिया कहेंगे। अब इसमें भी दो प्रकार की है, समझना। एक है नैतिक अनैतिक क्रियाएं, जिस पर नैतिकता अनैतिकता के मानदंड लागू होते हैं। और एक है निर्नैतिक क्रिया। ये होती है मॉरल इमोरल। और ये एक विशेष वर्ड है जो बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा। मॉरल इमोरल तो हम करते रहते हैं, मॉरलिटी इमोरलिटी, पर कभी आपने नहीं सुना हुआ एमोरलिटी।
अमोरल होता है, निर्नैतिक। ये क्रियाएं भी सब कैसी हैं? निर्नैतिक है। इस पर भी नैतिकता के मापदंड लागू नहीं होते क्योंकि अनैच्छिक क्रियाएं। पर कुछ हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, उन पर भी नैतिकता के मापदंड लागू नहीं होते। वो कौन सी क्रियाएं हैं? एक क्रिया ऐच्छिक कौन सी जिस पर नैतिकता के मापदंड लागू होते हैं, एक वो जिस पर लागू नहीं होते। मैं मोबाइल खरीदने गया, दुकान वाले ने 4-5 प्रकार के मोबाइल दिखाए और मैं उसमें से एक मोबाइल खरीद लाया और मैंने दिखाया कि मैं मोबाइल लाया हूं। तो मेरे एक दोस्त ने उठा के कह दिया, ये क्या मोबाइल है, अच्छा नहीं, ये तो खराब मोबाइल, बुरा मोबाइल। ये अच्छे बुरे शब्द का जो प्रयोग है, ठीक है, ऐच्छिक क्रिया है मेरी, सोच समझ कर मैंने खरीदा है वो, विवेक से। पर कैसी क्रिया है? निर्नैतिक है, नैतिकता के मापदंड लागू नहीं होते उस पर मैंने उसी दोस्त को आके बताया, यार रास्ते में मुझे कोई ऐसा एक व्यक्ति मिल गया था, एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, तो मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लग गया कि मैं वहां रुक गया, उसकी मैं मदद करने लग गया। इसके लिए उसने मुझे क्या कहा कि यार बहुत अच्छा किया। वो क्या हुआ, उसने जो ये कथन किया, जो मॉरल जजमेंट दिया मेरी उस एक्ट के बारे में, वो क्या कहलाया? नैतिक निर्णय। वो नैतिक है, नैतिक। तो हमारी केवल वो क्रियाएं जिन पर नैतिकता अनैतिकता के मापदंड लागू होते हैं, नैतिक आदर्श या मानक हम उन पर लागू करके और उनका मूल्यांकन कर कोई नैतिक निर्णय दे सकते हो, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? उन्हीं क्रियाओं को हम शामिल करते हैं नैतिकता में। क्लियर? अंतर समझ में आ गया? ये तो इनवॉलेंट्री चल रही है, हमारे अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है, ये हमने सोच समझकर की है, पर इस पर नैतिकता के मापदंड लागू नहीं होते। और ये हमने सोच समझकर की, पूर्ण विवेक के साथ की, इस पर नैतिकता के मापदंड लागू होते हैं। मैं मान लो उसकी मदद नहीं करता और मैं आके बताता, यार मुझे जल्दी थी मैं चलाया, मैं तो वो क्या होता? दोस्त क्या कहता कि नहीं यार तूने ठीक नहीं किया, तो इसी कर्म को वो क्या कह देता? अनैतिक कह देता। आ गया समझ में? अब बात आती है कि जो ये ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया कौन सी वाली ऐच्छिक क्रिया है? नैतिक अनैतिक वाली। इन क्रियाओं को क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं, एक्शन। बाकी सबको आप किस कैटेगरी में रख सकते हो? क्रिया की कैटेगरी में, क्रिया चल रही है, एक्टिविटीज। पर ये जो है, इसको आप कहोगे कि ये एक्शन है। तो क्रिया और कर्म का भेद भी यहां पर आपको स्पष्ट होता है कि जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं और जिन पर नैतिकता के मापदंड लागू होते हैं, वो क्रियाएं कहलाएंगी कर्म, और बाकी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं और जो निर्नैतिक ऐच्छिक क्रियाएं हैं, वो सब क्या कहलाएंगी? क्रियाएं। ठीक है, आगे चलें। अब हमने बात की कि ये समाज निश्चित मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन कर। ऐच्छिक कर्म समझ में आ गए? मनुष्यों के ऐच्छिक कर्म कौन से? मनुष्य जो समाज निश्चित। अब यहां 3 शब्दों में अंतर समझना जरूरी है।
मनुष्य। मनुष्य शब्द एक्चुअली हम मोटे तौर पर मानते हैं कि जो जिसमें मनन करने की शक्ति हो उसे मनुष्य कहते हैं, मनन करने की, चिंतन कर। पर यही मनुष्य समाज के संदर्भ में क्या कहलाता है? पर्सन। इसीलिए हम या तो ये कह सकते हैं कि समाज निवसित मनुष्यों के, या हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तियों के कर्मों का मूल्यांकन, कर्मों का। उसमें ऐच्छिक कहने की भी जरूरत नहीं है, कर्मों का मूल्यांकन। कर्म कौन से होंगे? जो नैतिक और ऐच्छिक दोनों है। तो यही मनुष्य समाज के संदर्भ में क्या बन जाता है? व्यक्ति बन जाता है। इसकी ये तो नेचुरल आइडेंटिटी है। ये कौन सी आइडेंटिटी है? नेचुरल। और ये इसकी कौन सी आइडेंटिटी है? सोशल। अलग अलग आइडेंटिटीज होती है मनुष्य की, ये दो, ये नेचुरल आइडेंटिटी और ये सोशल आइडेंटिटी। तीसरा जो है एक शब्द, आप इंग्लिश में बहुत प्रयोग करते होंगे, हिंदी में ज्यादातर इस शब्द का प्रयोग नहीं करते। हम कहते हैं इंडिविजुअल। एक प्रयोग करते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यष्टि कहते हैं। इसमें और व्यक्ति में क्या फर्क है? व्यक्ति जो है, पर्सन जो है, वो सोशल आइडेंटिटीज, इसकी सोशल आइडेंटिटी है, वो नेचुरल आइडेंटिटी है, और ये उसकी यूनिकनेस है, उसकी डिस्टिंक्टनेस है किसी अदर पर्सन से। जब हम किसी व्यक्ति को इंडिविजुअल कहते हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें कुछ खास है, कुछ अलग है, जो कि किसी और में नहीं है। और ऐसा हम मानते ही हैं कि हर व्यक्ति कोई कुछ खास होता है, कुछ अलग होता है। हर व्यक्ति की विशेषताएं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एट्रीब्यूट्स का जो एक कहें कि सिस्टम, वो सबका डिफरेंट होता है। इसलिए हर आदमी खास है, और उसकी जो खासूसियत है वो ही उसको क्या बनाती है? इंडिविजुअल बनाती है, यूनिकनेस। तो कभी कभी हम भाई इंडिविजुअली हम ऐसा करेंगे, हम इंडिविजुअली बुलाएंगे, तो क्यों करते हैं? हम उस व्यक्ति विशेष को, उस खास को महत्व देते हैं, इस अर्थ में। तो ये तीन शब्दों का हम अलग अलग, मनुष्य, व्यक्ति और व्यष्टि का अंतर समझ में आ गया होगा। जब समाज के संदर्भ में बात करते हैं तो इसी मनुष्य को हम व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब ये तो उसकी तीन आइडेंटिटीज हुई, मनुष्य, व्यक्ति और व्यष्टि। मनुष्य की बहुत सारी आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज उसको गिवन होती है, और कुछ आइडेंटिटी वो जब वो समाज में आता है, पैदा होता है, उसके बाद वो अक्वायर करता है, उसकी अभिग्रहित आइडेंटिटी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो जो शिक्षक वाली जो मेरी आइडेंटिटी है, वो मेरी कैसी आइडेंटिटी है? अक्वायर्ड आइडेंटिटी है, मैंने बाद में पढ़ाना शुरू। पर जन्म से ही मुझे कुछ आइडेंटिटीज मिल जाती हैं। तो क्या क्या मिल जाती हैं? इस एक ही मनुष्य में वो व्यक्ति भी कहलाता है, वो व्यष्टि भी कहलाता है। इसके अलावा
मैं किसी एक विशेष परिवार में जन्म लेता हूं, वो परिवार किस प्रकार की धार्मिक मान्यताओं को मानता है, किस जाति से बिलोंग करता है, किस गोत्र से बिलोंग करता है, किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, किस प्रकार के गांव से बिलोंग करता है, किस राष्ट्र से बिलोंग करता है, किस राज्य से बिलोंग करता है, वो गांव कौन से राज्य में है, कौन से शहर में है, कौन से जिले में है, ये सारी हमारी क्या बनती है, आइडेंटिटी। मैं राजस्थान का निवासी हूँ, एक आइडेंटिटी। मैं भारत का निवासी हूँ, एक आइडेंटिटी, भारत का नागरिक हूँ। तो जब मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी एक आइडेंटिटी होती है कि इंडियन है, भारतीय। ये सब आइडेंटिटीज मुझे कहां से मिलती है, मेरे जन्म के साथ, जो कि क्या होती है, प्रदत्त होती है, जीवन है मुझे। धर्म की, जाति की, गोत्र की, इवन लिंग आधारित जो आइडेंटिटी, जेंडर की, वो भी, ये सब प्रदत्त आइडेंटिटीज हैं, क्षेत्र की। और जो आइडेंटिटीज मैं अक्वायर करता हूं एक विशेष प्रकार की अध्ययन करके, या विशेष प्रकार की योग्यता या कुशलता अर्जित करके एक विशेष प्रकार की आइडेंटिटी अभिग्रहित करता हूं, वो क्या कहलाती है, अक्वायर्ड आइडेंटिटी, अभिग्रहित आइडेंटिटी, अभिग्रहित आइडेंटिटी। अभी जो लोक सेवा की, लोक प्रशासक बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो एक नई आइडेंटिटी को ग्रहण करने की तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवक या लोक प्रशासक। ऐसे ही बहुत सारी आइडेंटिटीज है, कोई गाना गाता है तो गायक है, कोई चित्रकारी करता है चित्रकार है, कोई शिक्षक है तो शिक्षा अध्ययन अध्यापन करता है तो शिक्षक है, कोई वकील है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। बहुत सारी आइडेंटिटी है। इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज हमारी पारिवारिक और रिलेशन वाली भी होती। मैं एक पिता भी हूँ, मैं किसी का बेटा भी हूँ, मैं किसी का भाई भी हूँ, मैं किसी का चाचा भी हूँ, मैं किसी का भतीजा भी हूँ, मैं किसी का ताऊ भी हूँ, मैं किसी का दोस्त भी हूँ। कितनी सारी आइडेंटिटीज आप लेकर घूम रहे हैं। अक्वायर्ड आइडेंटिटी तो आदमी की एक दो होती है कि वो तो या तो क्रिकेटर होगा, या फुटबॉलर होगा, या कुछ और होगा, पर बाकी आइडेंटिटीज आपके साथ में चलती है, बहुत सारी आइडेंटिटी। और इसीलिए आदमी, जिसको हम एक यूनिट समझते हैं, वो एक यूनिट ना होकर बहुत सारे, उसका एक बंडल है अलग अलग आइडेंटिटीज का। और हर आइडेंटिटीज के अपने क्या है, दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उत्तरदायित्व हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हर प्रकार की आइडेंटिटी से जुड़ी हुई। ठीक है। इसीलिए इस संदर्भ में एक शेर याद आता है बशीर बद्र साहब का, कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो एक ही आदमी में एक आदमी नहीं है, वो 10-20 आदमी है। ये तो हमारी जो बाहर से, या किसी, हमने जिस प्रकार की समाज का, जिस प्रकार के धर्म का इनका निर्माण किया, उसके आधार पे हमारी आइडेंटिटी बनती है। और जिस प्रकार की हमने रोजगार की, आजीविका की व्यवस्था की है, उस प्रकार से हमें कुछ आइडेंटिटीज मिलती हैं। पर हम मोटे तौर पर देखें तो यदि हम केवल मनुष्य की बात करें, तो केवल मनुष्य भी बायोलॉजिकली, या मैं कहूं साइकोलॉजिकली, सॉरी, साइकोलॉजिकली एक पूरी यूनिट नहीं है। ये मनुष्य भी साइकोलॉजिकली एक पूरी यूनिट नहीं है, बल्कि कई यूनिट का जोड़ है। क्योंकि हम देखेंगे, जब हम
मनुष्य के स्वरूप को साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं, ये तो हमने उसका सोशली और अदर तरीके से जो रूप है वो देख बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें माइंड पर जाना पड़ता है। बायोलॉजिकली तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ब्रेन कह रहे हैं, पर साइकोलॉजिकली हम इसको क्या कह रहे हैं, माइंड कह रहे हैं। ये जो माइंड है ये एक प्रकार का, जो साइकोलॉजी में हम किसकी बात करते हैं, मन की, और मन में किस प्रकार से विभिन्न विश्वास, धारणाएं, पूर्वग्रह, विचार आदि बनते हैं और कैसे वो स्टोर होते हैं, और किस प्रकार से मनुष्य की उससे एक प्रकार का एटीट्यूड बनता है, और किस प्रकार से वो एटीट्यूड के आधार पर बिहेवियर करता है, वो सारा हम इससे समझने की कोशिश करते हैं। फ्रायड ने, मैं थोड़ा सा यही बता दूं कि यदि हम कंप्यूटर की भाषा में इसको देखें तो ये ब्रेन जो है, क्योंकि बायोलॉजिकल एंटिटी है, वो एक हार्डवेयर जैसा है, पर जो माइंड है, मन जिसको हम कह रहे हैं, वो एक सॉफ्टवेयर जैसा है जो कि इस हार्डवेयर पर रन करता है, और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई मीनिंग नहीं है। और सॉफ्टवेयर को यदि हम यूज करना चाहते हैं तो वो बिना हार्डवेयर के यूज नहीं हो सकता, तो दोनों मिलकर काम करते हैं। सिगमंड फ्रायड एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए। उन्होंने मन को, इस माइंड को 3 हिस्सों में बांटा। 3 की बात वो करते हैं, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। 3 प्रकार की बात करते हैं। मैं इसमें एक और जोड़ना चाहूंगा, उसको मैं आगे समझाऊंगा आपको, वो मैंने क्यों जोड़ा है। सुपर कॉन्शियस, एक सुपर कॉन्शियस माइंड भी होता है, और मैं बताऊंगा आपको कि सुपर कॉन्शियस मैं क्यों कह रहा हूं उसे, कैसे कह रहा हूं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि जब तक हम माइंड के इस अनकॉन्शियस को, सबकॉन्शियस को, कॉन्शियस को नहीं समझेंगे, तब तक मनुष्य का जो वास्तविक रूप है, जो उसका मनोवैज्ञानिक वो है, वो हमें समझ में नहीं आएगा। आपके टॉपिक में वैसे भी एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, बिहेवियर ये दिया हुआ है कि हमारा एप्टीट्यूड क्या होता है और एटीट्यूड कैसे बनता है, और उस एटीट्यूड के आधार पर हम बिहेव कैसे करते हैं, वो हमारा एक्शन में कैसे आता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे, और इनको हम भारतीय संदर्भ में भी देखेंगे कि भारतीय संदर्भ में हम इनको क्या कहते हैं। साधारणतः इस कॉन्शियस माइंड को हम, आपने बार बार खूब कहते होंगे, बुद्धि के नाम से जानते हैं। सब कॉन्शियस माइंड को हम मन कहते हैं, अवचेतन मन भारतीय परंपरा में। और ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, इसको अचेतन मन के नाम से जानते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ये दोनों को भारतीय परंपरा में क्या कहा गया, मन ही कहा गया, और इसको कॉन्शियस माइंड को क्या कहा गया, बुद्धि कहा गया। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर आगे और बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही जो परिभाषा में नैतिक निर्णय, नैतिक उत्तरदायित्व का निर्धारण, और जो नैतिक मानक और आदर्श हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे मैंने कहा था कि विभिन्न अलग अलग प्रकार के विचारक अलग अलग मानक यूज करते हैं,
उनका एक कैटेगराइजेशन करेंगे कि कितने प्रकार के जो हैं मानक हैं, और उन कैटेगराइजेशन में जितने भी नैतिक सिद्धांत या नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण हैं वो सब समाहित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।